हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया यानी कि जब आरबीसी का साइज़ नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया दो टाइप का होता है, एक मेगालोब्लास्टिक और एक नॉन मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक यानी कि इसमें जो है डीएनए सिंथेसिस इम्प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है साइटोप्लाज्म के हिसाब से, उसका जितना रेशियो होना चाहिए। तो इसमें होता है इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। इसमें जो होता है नॉन मेगालोब्लास्टिक में, इसमें नॉर्मल डीएनए सिंथेसिस होता है। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि या तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाए। एक और होता है कि किसी ड्रग्स के वजह से भी हमारा डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा हो, बट मेनली हम लोग इन दो टाइप्स को पढ़ेंगे। अब विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत वजह से हो सकता है, जैसे कि इनटेक कम हो गया हो या फिर इंटेस्टाइनल कोई कॉज हो, मेल एब्जॉर्प्शन, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, या फिर गैस्ट्रिक कॉज हो सकता है। गैस्ट्रिक कॉज यानी कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। इसमें जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है पैराइटल सेल से रिलीज़ होता है, वो इसमें रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 को इलियम में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर ही रिलीज़ नहीं होता है। अब अगर हम लोग देखें नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज़, तो इसमें तो डीएनए सिंथेसिस नॉर्मल होता है, बट फिर भी साइज़ ऑफ द आरबीसी बढ़ जाता है। ये हो सकता है अल्कोहल में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हीमोलाइटिक एंड पोस्ट हीमोरेजिक एनीमिया में, या फिर हिपैटिक डिजीज़ जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, या फिर पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी मतलब अगर हो, यानी कि स्प्लीन को अगर हटा दिया जाए सर्जिकली तब हो सकता है, या फिर MDS यानी कि माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि हमें थिन मैक्रोसाइटोसिस देखने को मिलता है, यानी कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। ठीक है, तो इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे आगे: पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। आइए एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। पहले हम लोग विटामिन B12 की मेटाबॉलिज्म को थोड़ा देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कैसे होता है विटामिन B12 का। तो नॉन वेज फूड से हम लोग को विटामिन B12 मिलता है, वेज फूड में नहीं होता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो नॉन वेज फूड में प्रेजेंट होता है वो एक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ वो बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये बाउंड फॉर्म जो है जब हम लोग खाते हैं तो पेप्टिक डाइजेशन के वजह से जो विटामिन B12 है वो अलग हो जाता है और जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो अलग हो जाता है। अब ये विटामिन B12 जब स्टमक में ही रहता है तो सलाइवरी जूस से रिलीज़ होता है हेप्टोकोरिन। ये हेप्टोकोरिन क्या करता है, इस फ्री वाले विटामिन B12 के साथ बाइंड करके बनाता है हेप्टोकोरिन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेराइटल सेल्स जो है स्टमक में होती है, ये रिलीज़ करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर और ये हेप्टोकोरिन विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स जब डिओडेनम में आता है तो पैनक्रियाटिक प्रोटीएज इन पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हेप्टोकोरिन है वो अलग हो जाता है विटामिन B12 से, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये अब विटामिन B12 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स जब इंटेस्टाइन में आता है, स्पेसिफिकली इलियम में, तो क्या होता है कि जो एंट्रोसाइट्स होती है इलियम की वो इसकी एंडोसाइटोसिस कर लेती है। अब एंट्रोसाइट्स में एक रिसेप्टर होता है क्यूबिलिन। ठीक है, ये रिसेप्टर के हेल्प से एंडोसाइटोसिस होता है। जब एंडोसाइटोसिस हो गया तो फिर इलियल के एपिथीलियम में इंट्रिंसिक ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया। तो जब एपिथीलियम में आ गया उसके बाद क्या होता है, एपिथीलियम में एक कैरियर प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्रांसकोबालामिन 2। ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है म्यूकोसल सेल्स में और फिर ब्लड में। ब्लड से ये जाता है स्टोरेज साइट में या फिर प्रोलिफरेटिंग टिश्यूज़ में, जहाँ पे विटामिन B12 डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जो भी आयरन स्टोर्ड है या प्रोलिफरेटिंग टिश्यू में जा रहा है उसकी फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं।
तो फंक्शन होता है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन B12 है वो एक रिएक्शन में हेल्प करता है, दैट इज़ इन द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथ्योनिन। अब जब होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है विटामिन B12 के हेल्प से, तभी क्या होता है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो होता है, जो फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ठीक है, जब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फर्दर और सारे मल्टी प्रोसेस होते हैं जिससे ये DTMT में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। अब ये DTMP DNA सिंथेसिस में आगे काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फंक्शन विटामिन B12 का कि ये DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है यानी कि रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स में ये काम आता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट जो हमने लिखा है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर होमोसिस्टीन बढ़ गया, विटामिन B12 अगर नहीं है, तो होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। जब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो विटामिन B12 है ये रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क होता है उसको कम कर देता है। इसके अलावा एक और रिएक्शन में विटामिन B12 काम आता है, मिथाइल मेलानिन कोए को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करना। अब ये प्रोसेस आगे जाके इम्पॉर्टेंट होता है माइलिन सिंथेसिस में। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो मिथाइल मेलानिन कोए का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, सक्सिनाइल कोए नहीं बनेगा और माइलिन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स में हेल्प करता है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब अगर हम लोग देखें कॉजेज़ ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, तो 3 मेजर कॉज होता है। एक तो या तो इनटेक कम हो जाए, या रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, या फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। इनटेक कम कब होगा, जब वेज फूड हम लोग ज़्यादा खाएंगे, वीगन्स, या फिर मेल न्यूट्रिशन अगर हो तो। रिक्वायरमेंट बढ़ता है या तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, या फिर ग्रोइंग चिल्ड्रन में। एब्जॉर्प्शन कम कब होता है, जब पर्नीशियस एनीमिया हो। पर्नीशियस एनीमिया में मैंने बोला कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से विटामिन B12 डाइट में अगर हम खाएं भी तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसके अलावा अगर पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी हो जाए, यानी कि स्टमक को ही अगर हम लोग हटा दें, तो फिर पैराइटल सेल्स नहीं रहेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं रहेगा। उसके अलावा मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स अगर कोई हो, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन अगर हो जाए, या फिर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ अगर हो जाए। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ यानी कि जो बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ हो जाएगा वो कम्पीट करने लगेगा विटामिन B12 को लेने में हमारे बॉडी के बॉडी के साथ। इसके बाद अगर हम लोग देखें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, तो एनीमिया देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेगा क्योंकि माइलिन सिंथेसिस नहीं होता है, एंड माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इनको थोड़ा डिटेल में देखें तो बोन मैरो में रैपिड सेल के डिविजन्स होते हैं। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। बॉडी सोचेगी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स की सिंथेसिस करना तो इम्पॉर्टेंट है, तो बोन मैरो तो हाइपर सेलुलर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म बनते रहेगा, लेकिन पैनसाइटोपिनिया दिखेगा, यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों की काउंट कम हो जाएगी। दैट इज़ बिकॉज क्योंकि DNA सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो इसको हम लोग बोलेंगे बोन मैरो इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसके अलावा RBC के क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, इसमें मेगैलोब्लास्टिक होंगी, RBC में हॉवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलेंगी और कैबर्ट रिंग देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो माइलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पैरास्थीसिया देखने को मिल सकता है, और इसमें एसेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स भी इन्फेक्ट होती है, इनमें भी डीमाइलिनेशन हो सकता है। उसके अलावा एनीमिया में नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है ग्लोसाइटिस, यानी कि शाइनी और बीफी टंग। उसके अलावा अगर हम लोग डायग्नोसिस देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे, जो भी हमने कहा ऊपर में ये सारे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग सीरम विटामिन B12 की लेवल को कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू कम आएगा। अगर हम लोग पेरिफेरल स्मीयर बनाएं इस पेशेंट का तो हमें मेगैलोब्लास्टिक RBC देखने को मिलेगा, हॉवेल जॉली बॉडी और कैबर्ट रिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा होमोसिस्टीन का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा, और मिथाइल मेलानिन कोए का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा बॉडी में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन दें। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया में हमने विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ लिया।
अब पर्नीशियस एनीमिया और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।